अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रीएम्बल वाला पार्ट, फिर पार्ट 1 आप तक पहुँच चुका है। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं जी। तो जो पार्ट 2 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है आपका फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ये दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो आपकी ये फंडामेंटल राइट्स है ना, ये आपके चलते हैं 7 से 28 तक। 7 वैसे ना स्टेट की डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी चलेंगे 29 से 40 तक, ठीक है जी। तो 40 तक आपका ये चैप्टर 2 जो है ना, सॉरी पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले तो हम देखते हैं कि 7 नंबर वाला आर्टिकल कौन सा है। तो इसमें ना सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन उसने बताई हुई है। स्टेट की डेफिनेशन क्या है जी? फेडरल गवर्नमेंट आपकी, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज, और इसके अलावा मजलिस शूरा और वो एरिया जो के टैक्स लगा सकता है, ठीक है जी। तो ये आपकी उसकी स्टेट की डेफिनेशन में उसने ऐड किए हैं। देखें, नंबर 1 पे फेडरल गवर्नमेंट आ गया, फिर मजलिस शूरा आ गया, प्रोविंशियल असेंबली आ गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली आ गई, और ऐसी अथॉरिटीज जो क्या कर सकें जी? टैक्स लगा सकें, ठीक है जी। तो ये आपका 7 हो गया। ये एमसीक्यूज के लिहाज से हम कर रहे हैं टोटली, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स आप पीपीएससी में बहुत बार पढ़ चुके हैं जी। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल राइट्स से पढ़ चुके हैं ना काफी बार। उसका अब आर्टिकल जो है ना वो 8 है। वो क्या कहता है जी? वो आपको कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता हो, ठीक है जी। देखो, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना पहले देखते हैं कि ये 8 है ना, आर्टिकल 8 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये कहता है कि कोई भी इस तरह का आइन, अगर इस आर्टिकल इस कोई भी इस तरह का आइन बना हुआ है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई भी लॉ बना हुआ है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो क्या हो जाएगा जी? वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। वो कल अदम करार दे दिया जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं? एक तो है ना कि अगर बना हुआ, दूसरा कहता है कोई बना भी नहीं सकता। अगर अब कोई चाहे कि बना ले, तो वो कहता है कि वो भी नहीं बना सकता, ठीक है जी। अब तीसरे पैराग्राफ में वो क्या कहता है? तीसरे में वो कहता है कि जो बुनियादी हकूक हैं वो आपको मिलने हैं जी, वेल एंड गुड, अच्छी बात है बहुत, लेकिन कुछ ऐसी भी सूरत हाल हो सकती हैं जहां पे आपको ये बुनियादी हकूक की सहूलियात नहीं होंगी। वो कब है जी? कोई बंदा आर्मी में चला जाता है, ठीक है जी। कहाँ चला जाता है? कोई बंदा आर्मी में चला जाता है, या पुलिस की ट्रेनिंग है और काफी सारी फोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग्स हैं, तो वहां जाके अगर वो कहे जी मेरे सारे बुनियादी हकूक, मतलब कि वो ट्रेनिंग की जो जरूरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा ना करे और कहे जी मेरे तो ये हकूक हैं, तो वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि जो उसको उसकी फोर्स कहेगी वो उसको वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन लोगों पे ये इम्प्लीमेंट नहीं है। और दूसरा, अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना अब आगे जो चल रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिव है। 5 टोटल इसके पैराग्राफ हैं। तो इसमें ये वाले तो 2 आसान थे ना, पहले वाले तो 2। तो अब तीसरे वाले का जो है ना, ये यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल शुरू हो जाता है। तो इसमें परेशानी होना, हम सिर्फ एमसीक्यूज देखते हैं जी, यहाँ से हमारे क्या क्या बनते हैं। तो वो कहते हैं कहाँ पे लागू नहीं होगा जी? जो आर्म्ड फोर्सेस होंगी ना, पुलिस होगी या कोई भी फोर्सेस, ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी है ना, ठीक है। तो इन पे वो लागू नहीं होंगे, ऊपर वाले 2। अब देखें, ये जो है ना यहाँ पे वो कहता है कि जो आपका है ना शेड्यूल में, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक है जी, जो फर्स्ट शेड्यूल में पहले के बने हुए लॉज वो ऐसे ही चलते जाएंगे। आगे 2 में क्या कहता है? वो कहता है कि पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जो है ना वो भी ऐसे ही चलते जाएंगे। फिर इसी फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 2 है वो कहता है जी उसके अंदर जो लॉज गिवन है ना, ये देखो जी, पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, इसके अंदर जो जो लॉज गिवन है वो कहता है कि वो 2 साल के अंदर नया कानून बनाना होगा। कहां लिखा हुआ है जी? ये लिखा हुआ 2 ईयर्स, ठीक है। और फिर प्रोवाइडेड डेथ में क्या कहता है? वो कहता है कि 2 साल तो आपको दे दिए, अगर 2 में नहीं बनता तो 6 महीने आप और ले सकते हैं, ठीक है जी। वो कहता है कि 2 ईयर्स बाय पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। सारे आपके एमसीक्यूज मैंने निकाल दिए यहां से, बस ये कुछ ही था इसके अंदर। अब आखिरी पैराग्राफ क्या कहता है? बल्कि उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये वाला जो है ना, ये कौन बनाएगा कानून 2 साल के अंदर? ये लेजिस्लेचर बनाएगा। कानून कौन बनाएगा जी? लेजिस्लेचर बनाएगा। ये रहा लेजिस्लेचर। फिर एक्सप्लेनेशन में वो क्या कहता है कि लेजिस्लेचर है कौन? वो बता रहा है आपको जो पार्लियामेंट है, आपकी जो मजलिस शूरा है, जिसमें नेशनल असेंबली है, सेनेट है, वो आपकी क्या है जी? वो आपकी लेजिस्लेचर है। अच्छा, 5वें के अंदर क्या करता है जी? अब मजे की बात है। अब जितनी भी चीजें अभी तक उसने बताई है ना, वो कहता है जी कानून अगर चाहे तो इन तमाम चीजों को खत्म कर सकता है। क्लियर हो गया? अब हम 9वें पे आ जाते हैं। 9वां क्या है जी?
किसी एक शख्स की जो सिक्योरिटी है, पर्सन की सिक्योरिटी है। तो ये है जी दो, एक लाइफ की और एक लिबर्टी की। बस यही आपका एमसीक्यूज बनेगा। आगे देखें जी 9A। अब ये जो ए वाले हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लें कौन कौन से हैं जी। एक 9A हो गया आपका, एक 19A हो गया और एक 25A हो गया। ठीक है जी। तो अब यहां से आपको याद रहेंगे कि इसके अलावा जो है ना उसमें ए वाले जो है ना वो कम है आपके। तो अगर कोई आपको देता है जनाब 11A तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 11A जो है ना वो कोई चीज नहीं है। ठीक है, वैसे तो 10A भी है। अच्छा, मैं सिर्फ इनका बताता हूं अभी आपको। जो 9A है ना वो क्या करता है, वो कहता है कि क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट आप लोगों को मिलना चाहिए। आप कहीं बैठे हुए हैं और कोई सिगरेट नोशी कर रहा है तो क्लीन इन्वायरमेंट तो नहीं है, इसका मतलब वो मिलना चाहिए आपको। उस बंदे को जो है वो कानून फिर अपने मुताबिक डील करेगा। और 19A में जो है ना, ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों ने पीपीएससी की वेबसाइट्स आप लोग देखते रहते हैं ना अक्सर, तो वहां पे आ रहा होता है जो वेबसाइट जैसे खोले ना तो लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये वो है जी, क्या है जी, ये राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, वो 19A है। और 25A में क्या है जी, 25A में ये है कि आप जो 16 साल 5 से कहां से जी, ओहो 5 से 16 साल का जो बच्चा होगा ना उसकी तालीम मुफ्त है। तो ये मैंने बस आपको ए वाले थोड़े इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको साथ ही बता दिए। अब हम आगे देखते हैं क्या कर रहा था मैं। हाँ 10 देखते हैं। अब ये वाला ना काफी बड़ा है, ठीक है, ये काफी बड़ा है, तकरीबन 9 पैराग्राफ इसके होंगे। तो थोड़ा सा इसको समझ लें फिर आप एमसीक्यूज हमारे ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। ये है क्या, बेसिकली ये है अरेस्ट और डिटेंशन की जो वो है ना उसके बारे में आपका आर्टिकल है कि अगर कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है तो उसके साथ क्या 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 कैसे कैसे किया जा सकता है, और अगर किसी को डिटेंशन में रखा गया है तो उसके साथ क्या क्या क्यों क्यों कैसे कैसे हो सकता है, वो सारी बातें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले के अंदर जो है ना वो क्या कहता है जी, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो कहता है कि किसी भी शख्स को अगर आप अरेस्ट करते हैं या डिटेन करते हैं, ठीक है जी, अच्छा कस्टडी में जिसको रख लिया आपने तो आप उसको बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आप उसको रीजन बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, एक तो वो रीजन बताएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, और दूसरा आपको लॉयर की इजाजत होगी। ठीक है जी, इस पूरे के अंदर यही बात है। अब आगे चलते हैं 2 के ऊपर। 2 में वो क्या कहता है जी, आपको 2 में आपको वो कहेगा कि अगर किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है जी, अब अरेस्ट तो हो गया बंदा, ठीक है, अब 24 आवर्स के अंदर, कितने जी, 24 घंटे के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। किसको जी, जिस बंदे को गिरफ्तार किया गया है। और जिस बंदे को गिरफ्तार, वो जो 24 घंटे किस तरह है जी, सपोज एक बंदे को हमने किसी ने गिरफ्तार किया है, यहाँ मैं अगर मुल्तान में हूँ, किसी बंदे को खानेवाल से गिरफ्तार किया और उसको मुल्तान में लेके आना है, और 2 घंटे का, वैसे 1 घंटे का सफर लगता है, तो वो जो ट्रेवलिंग वाला टाइम है ना उसको एक्सक्लूड कर देना है। तो यानी कि 24 जमा 1 फिर 25 घंटे हो जाएंगे ना। अगर किसी को लाहौर से मुल्तान लेकर आना है तो वो 4 घंटे यहाँ ऐड कर दो तो ये 28 हो जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेवलिंग का टाइम है उसको निकाल के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना है। बस यही चीज इसके अंदर थी। आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब वो कहता है कि जो पहला और दूसरा है ना वो कब कहां पे अप्लाई नहीं होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। ठीक है जी, इसके अंदर वो अप्लाई नहीं होगा। भी मैं आपको बताता हूं क्या चीज है थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली ये होता है कि आपने किसी शख्स को इस वजह से हिरासत में ले लिया कि ये कोई जो है ना वो करेगा, जुर्म करेगा, इस वजह से आपने उसे हिरासत में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4th शेड्यूलर होते हैं ना, तो अगर कोई किसी भी, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी फिरके का आपस में है या किसी पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में फसाद है, आपको मतलब पीटीआई और नून लीग की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर कोई पीटीआई वालों का जलसा है और या नून लीग वालों का कोई जलसा है और आप पीटीआई का, आपको पता है कि बंदा वहां जाके जो है ना वो बंदों को मुंतशिर कर सकता है या कोई रोला रप्पा डाल सकता है, आप उसको जो ना पहले से ही हिरासत में ले लेंगे क्योंकि कोई रोला रप्पा ना डालेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, कहता है कि किस किस को ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है या लिया जाएगा, ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के डिफेंस को क्या पहुंचाए जी, नुकसान पहुंचाए। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान के जो है ना वो मुतासिर होते हों, तो इसको ऊपर वाली बात को आप पहला नंबर दे लें, नीचे वाली बात को आप दूसरा नंबर दे लें। और जी और क्या क्या किया उसने,
अमनो अमान खराब करे वो पब्लिक ऑर्डर, तो ये लो जी, ये अमनो अमान वाले को तीसरा नंबर दे दें आप, ठीक है। और क्या करे जी, सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल सर्विसेज में कोई सरकारी सर्विसेज भी हो सकती हैं, कोई बंदा है चले बस इतना ही काफी है, सरकारी सर्विसेज की जो है ना उसकी सप्लाई के अंदर वो रुकावट डाले, तो इन तमाम बंदों को क्या किया जा सकता है जी, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है। और रिव्यू बोर्ड को अगर आपने पेश नहीं करना, ठीक है जी, किसको, रिव्यू बोर्ड को, तो सिर्फ 3 महीने तक आप इनको रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या है जी, रिव्यू बोर्ड के सामने बंदे को पेश करना होगा। अच्छा, ये देखें जी, ये बीच में दिया भी हुआ है, ये रिव्यू बोर्ड का आ गया ना, और ये 3 मंथ्स आ गए। ये आपके एमसीक्यूज हैं बस, जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। अच्छा जी, और आगे क्या कहता है जी, वो वही बात ना, मतलब 3 महीने अगर मजीद आपने करना है तो फिर आप कहाँ पे रिव्यू बोर्ड के सामने उसको पेश कर देंगे, वही बात इसके अंदर एंड तक लिखी हुई है। हाँ बस काफी है, आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं कि रिव्यू बोर्ड का नाम तो हमने ले दिया, क्या आपको पता भी है रिव्यू बोर्ड होता क्या है? अब उसने एक्सप्लेन कर दिया, आगे एक्सप्लेनेशन में वो आपको बताएगा जी रिव्यू बोर्ड क्या होता है। वो कहता है जी, एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड जो होता है ना आपका, ठीक है, उसका मतलब ये है, ये और ये है उसका मतलब। और इसमें क्या कहता है जी, वो इसमें कहता है अगर फेडरल गवर्नमेंट, किसका जी, फेडरल गवर्नमेंट का रिव्यू बोर्ड बन रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कहाँ गया, ये रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये क्या करेगा जी, जो आपका रिव्यू बोर्ड बनना है उसके अंदर ये है चेयरमैन साहब और 2 मेंबर, ठीक है जी, चेयरमैन और 2 अदर मेंबर। फिर वो बताता है, ये आपका एमसीक्यूज बनेगा, अगर फेडरल बोर्ड, फेडरल गवर्नमेंट है तो उसके रिव्यू बोर्ड के जो 2 मेंबर हैं वो कौन से बंदे हो सकते हैं। तो देखो वो कह रहा है, वो कहता है कि जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, लेकिन सूबे में ऐसा नहीं है, ये आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है ना आपकी, इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं, और बाकी चीजें सेम है। मतलब अगर सूबे का है तो कौन सा वो होगा चीफ जस्टिस, प्रोविंस का होगा उसकी हाई कोर्ट, जैसे पंजाब का है तो लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है प्लस चेयरमैन प्लस 2 मेंबर। तो ये जो है रिव्यू बोर्ड है, ये किसका है जी, फेडरल गवर्नमेंट का रिव्यू बोर्ड है, और ये किसका है जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रिव्यू बोर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब वो ये कहता है कि किस तरह से आपने उस जो डिटेंशन वाला बंदा है उसकी जो है वो फैसला करना है। तो जो ओपिनियन होगी ना आपके रिव्यू बोर्ड की, उसमें जो मेजॉरिटी फैसला करेगी वही होगी, होता भी ऐसा ही है। अच्छा आगे चलते हैं आगे चलते हैं 5वें नंबर पे वो क्या कहता है जी, 5वें नंबर पे वो कहता है अनलेस लॉ प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिंग डिसीजन अथॉरिटी मेकिंग ऑर्डर शैल विद इन 15 डेज। हाँ जी, ये जो है ना इसके अंदर वो कहेगा आपको कि अगर किसी अथॉरिटी ने किसी बंदे को डिटेन किया हुआ है, हिरासत में लिया हुआ है, तो वो 15 दिन के अंदर जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी उसके। और अगर वो 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश करती तो वो जो उसकी गवर्नमेंट होगी, यहाँ कहीं लिखा होगा, गवर्नमेंट होगी ना उससे इजाजत लेके फिर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अगले वाले में लिखा होगा कहीं, अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, हाँ ये वाला है, वो 5वां कुछ और था, वो मैंने सही से रीड नहीं किया, चलें खैर उसे आप रीड कर लेना, इतना तो आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें वो कहता है कि रिव्यू बोर्ड है 15 दिन के अंदर जो है ना वो कागजात डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जो कंसर्न गवर्नमेंट है उसके सेक्रेटरी से, ये आपका एमसीक्यूज बनेगा, वो पूछेगा कि किससे इजाजत लेकर वो डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करेगी अथॉरिटी, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से, ठीक है, ये सेक्रेटरी लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो डिटेंशन पीरियड है ज्यादा से ज्यादा कितना होगा जी, 24 महीने का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे उसने ना इसको फर्दर कैटेगराइज भी किया है, एक 8 महीने का वो बताएगा और एक आपको 12 महीने का, ये एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि आपको ये आ गया 8 महीने, अगर वो क्या करता है जी, इन केस पर्सन पब्लिक ऑर्डर, नहीं इससे पहले पढ़ते हैं, no person shall detain in person such order for more than total period of 8 months in case of person detained for acting in a manner prejudicial to public order and 12 months in other case। हाँ,
तो अब ये दो एमसीक्यूज हैं आपके, एक 8 महीने वाला है और एक 12 महीने वाला है। वो कहता है कि अगर अमन और अमान की सूरत हाल खराब करता है ना तो उसको 8 महीने के लिए रखा जाएगा, ये वाला पब्लिक ऑर्डर खराब करता है। और 12 महीने में कब रखा जाएगा, इन एनी अदर केस, कोई और मसला अगर हो तो 12 महीने, ठीक है। और ओवरऑल जो है ना वो 24 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तीनों आपको होने चाहिए ओवरऑल, ठीक है जी। और 8 महीना जी पब्लिक ऑर्डर, ठीक है जी। और 12 महीने इन एनी अदर केस, ठीक है जी, एनी अदर केस। ये आपका हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा जी, लास्ट वाला है ये, इस बल्कि अभी दो रहते हैं। इसमें वो क्या कहता है जी, वो कहता है दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन एम्प्लॉयड और वर्क्स फॉर एक्ट इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम एनिमी। कहता है ये जो ऊपर वाली जितनी चीजें हैं ना, ये 24 महीने वाला, 8 महीने वाला, 12 महीने वाला, ये उस बंदे पे अप्लाई नहीं होंगी चीजें जो दुश्मन मुल्क के लिए काम कर रहा हो, ठीक है। और आखिरी में वो बताता भी है, वो कहता है कि जो एनिमी एलियन है ना हमारा, उसके ऊपर भी ये लागू नहीं है। मतलब हम ये नहीं करेंगे हम कलभूषण को पकड़े और हम उसे 8 महीने के बाद छोड़ दें, उसे 12 महीने के बाद या 24 महीने के बाद छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी यही बात कर रहा है ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, और क्या क्या चीजें, एक तो मैंने जैसे भी बताया ना कि उसने इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रहा हो कहाँ से जी, जो हमारा एनिमी है, कोई भी दुश्मन मुल्क है, उससे इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रहा हो। उसके अलावा अगर वो इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस, ये तीनों वर्ड अभी तक इकट्ठे आ रहे हैं तो मैंने एक ही तरह से इनको अंडरलाइन कर दिया। और जो आपका एंटी नेशनल एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस पूरे में प्रोवाइडेड वाले में 3 चीजें आपकी होगी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। और ये 9th वाला भी हो गया पैराग्राफ। अब 8 वाले को देख लेते हैं। वो कहता है कि रिव्यू बोर्ड शैल डिटरमिन द प्लेस ऑफ डिटेंशन। हाँ, वो बताएगा, रिव्यू बोर्ड बताएगा कि जिस बंदे को हमने डिटेन किया उसको कहाँ रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो आप किसी टॉर्चर सेल में रख के उसे मार रहे हैं, कूट रहे हैं, तो रिव्यू बोर्ड बताएगा जी कहाँ रखना है। और जिस बंदे को उठाया है, अब वो कोई काम भी करता होगा, अब वो काम करता है तो अपनी फैमिली को चलाता है, अब उसकी फैमिली के पास कहाँ से पैसे आएंगे, तो रिव्यू बोर्ड कहता है जी उसकी फैमिली को भी आप क्या करेंगे जी, उसकी फैमिली को भी आप अलाउंस देंगे। क्लियर हो गया जी। तो ये आपका टोटल था कौन से वाला जी, ये आपका था 10th वाला। अब देखें 10th ए, ये वाला भी आपका पीपीएससी में कई बार आया हुआ है, राइट टू फेयर ट्रायल वाला 10th ए वाला। तो कहता है कि कोई भी बंदा जो है ना, उसको अगर कोई जुर्म सरजद हो जाता है उससे, तो उसका फेयर ट्रायल होगा। जुर्म होता है या नहीं है, उसके सिविल राइट्स हैं कि उसके साथ जो है ना फेयर ट्रायल हो। अब 11वें वाला बहुत ही आसान है, क्या जी, नाम से जाहिर हो रहा है, स्लेवरी, फोर्स लेबर, ईटीसी प्रोहिबिटेड। अब क्या आपने देखा है कि यहाँ पे कोई गुलाम हो, गुलाम तो कोई भी नहीं है, वैसे किसी के पास कोई काम कर सकता है। वो कहता है कि स्लेवरी जो है ना अब टोटली बैन है पाकिस्तान के अंदर। फिर वो कहता है फोर्स लेबर और ह्यूमन कौन सा जी, ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, तो वो ये 2 चीजें भी टोटली क्या है जी, बैन है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि एक उसने उम्र दे दी है कि इससे कम उम्र वाला बच्चा माइन के अंदर काम नहीं कर सकता। 14 साल की उम्र दी है, ये आपका एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है। कहां पे जी, फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी खतरनाक जगह पे वो काम नहीं करेगा कोई बच्चा, इससे ज्यादा उम्र वाला कर सकता है। उसके बाद अब जिस तरह ना काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं और आगे भी बताऊंगा, तो वहां पे ना एक वर्ड लिखा हुआ आएगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वो मैं उसको इग्नोर करता जा रहा हूं क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि एमसीक्यूज का पार्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे ना वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड अफेक्ट कंपल्सरी सर्विसेज, कि अगर कोई पर्सन पनिशमेंट के अंदर है तो ये ऊपर वाली चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होंगी, ठीक है। पनिशमेंट मतलब उसे मिली हुई है ना, तो उससे फोर्स लेबर भी करवाई जा सकती है, जबरदस्ती काम लिया जा सकता है उससे, ठीक है। और वो कहता है कि अगर पब्लिक पर्पज हो कोई, मतलब कोई सैलाब आ गया, कोई जल्जला आ गया, जबरदस्ती किसी से काम करवा रहे हैं, तो इस तरह भी करवाया जा सकता है, ठीक है। नो कंपल्सरी सर्विसेज शैल बी ऑफ क्रूअल नेचर। अब फिर भी इसके बावजूद भी अगर वो कोई पनिशमेंट गुजार रहा है, उसके बावजूद भी उससे कोई जालमाना सलूक नहीं किया जाएगा, या ऐसा सलूक जो उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करे। तो ये आपका आर्टिकल बताता है कौन सा जी, 11 नंबर वाला। अब 12 पे आ जाते हैं। तो ये क्या कहता है जी, प्रोटेक्शन है आपको रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट की, यानी कि कोई आपने ऐसा जुर्म किया जो करते वक्त जुर्म नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अब आज जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई लॉ बना देती है कि आपने, बल्कि बने हुए हैं जिस तरह कि हेलमेट के बगैर आपने नहीं जाना, ठीक है, बाहर नहीं जाना मोटरसाइकिल पे। तो अब अगर आपने सपोज 2015 में बगैर हेलमेट के आप जा रहे थे, उस वक्त कानून नहीं था,
तो अब अगर कोई कहे जी ये जो आपकी तस्वीर है 2015 की और आप बगैर हेलमेट के जा रहे थे, अब आपको जो है उसकी सजा मिलेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो कहता है कि पनिशमेंट, वो काम जो करते वक्त जुर्म नहीं था उसकी आपको सजा नहीं मिलेगी। फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ एक्ट और ओमिशन। अगली बात वो क्या करता है, फॉर एन ऑफेंस बाय ए पेनल्टी ग्रेटर देन, हाँ जी, वो कहता है कि एक जुर्म आपने ऐसा किया जो करते वक्त जिसकी सजा थी सपोज 500 रुपया जुर्माना था, अब जो है ना उसकी सजा हो जाती है 5000 जुर्माना, तो आप कौन सा देंगे? जब आपने किया था तो 500 ही देंगे, 5000 नहीं देंगे आप। अच्छा, उसके बाद नथिंग इन क्लास 1 और इन आर्टिकल 270, इसका मतलब 270 के अंदर भी आपको जो है वो प्रोटेक्शन दी जा रही है कोई, लेकिन अभी वो हम 270 जब पढ़ेंगे उसमें तभी देखेंगे। शैल अप्लाई टू एनी लॉ मेकिंग एक्ट्स ऑफ एब्रोगेशन और सबवर्जन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स इन पाकिस्तान। वो कहता है कि 1956 के बाद ना, 23 मार्च 1956 के बाद ये लिखा हुआ है, कहता है इसके बाद अगर किसी ने कानून आइन तोड़ने की कोशिश की है ना, तो उसके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिव वाला ना नहीं लगेगा। मतलब कि कानून तोड़ने की उन्होंने जो है ना कोई सजा बाद में बढ़ा दी है। पहले थी जी कानून तोड़ने की सजा आपको 5000 जुर्माना, अब उन्होंने कहा जी आपको 5 साल कैद भी मिलेगी साथ। तो अब जो है ना उन्होंने नया जो रूल बनाया वो आपके ऊपर लागू होगा, इसलिए आइन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गए 12, 13 में देखते हैं। 13 में आपको एक और राइट मिला हुआ है कि डबल पनिशमेंट आपको नहीं मिल सकती। कोई आपको एक सजा की 2 बार, एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं दे सकता। ठीक है, कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रीमेशन, और अपने खिलाफ भी आपसे कोई जो है ना वो बात करवा के उसकी सजा आपको नहीं दे सकता। अच्छा जी, शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। उसके बाद shall when accused of an offense be compelled to be witnessed again himself, अपने खिलाफ आप गवाही आपसे नहीं ली जा सकती। कोई 2-4 लितर मार के अगर आपसे गवाही ले भी ले तो आप बाद में कह सकते हो कि जनाब ये तो मुझसे जबरदस्ती ली हुई है। फिर वो कहता है कि जो 14वें में क्या कहता है, जो इंसान की इज्जत है उसकी मुकम्मल जो हिफाजत है ना वो होगी जी। ठीक है जी। द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंसेस, कोई सबूत आपसे चाहिए उन्हें तो आपके वो लितर नहीं मार सकते। ठीक है, कानून ये कहता है, वैसे वो मार लेते हैं तो अलग बात है। तो ये हो गया जी। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है काफी लंबा हो गया लेक्चर, तो 14 तक तो हमने कर लिया है, तो आगे हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वही वाली एक जो बात है, कौन से वाली जी, एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि है किससे रिलेटेड जी, हमारे सेशन से रिलेटेड होगी। तो हम जो है ना 20th ऑफ अगस्त से एक नया सेशन जो है वो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, 1 पेपर की ओवरऑल प्रिपरेशन के हवाले से, जिसमें जो SDEO की सीट्स आई हैं, लेबर ऑफिसर की सीट्स आई हैं, सब इंस्पेक्टर की सीट्स आनी है, जूनियर क्लर्क की सीट्स आनी है, और इसके अलावा ECP के अंदर ये जो आप कर रहे हैं। ठीक है जी, ECP का जो है ना कंप्लीट सेशन जो है जिसमें ECP का एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन, वो शबीर साहब हैं वो आपको करवा रहे हैं। उसकी 3000 हमारी फीस है ओनली, अगर कोई करना चाहता है तो कंप्लीट वो भी कर सकता है। और ये जो है हमारा कौन सा सेशन है जी, ये 1 पेपर का सेशन है। ठीक है जी, 1 पेपर की ऑल जितनी भी जॉब्स होती हैं, AD FIA की आनी है, इंस्पेक्टर FIA की आनी है, तमाम आपकी इसके अंदर इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। तो मजीद डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।